इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक इमोशनल तस्वीर से। ये तस्वीर क्रिकेट के मैदान से आई और आपके दिल को छू लेगी। आज इंग्लैंड के साथ वनडे मैच में कृणाल पांड्या का डेब्यू था। टीम इंडिया के लिए अपने पहले मैच में जब उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर जब वो नॉट आउट होकर बाहर निकले तो अपने टीममेट, अपने भाई हार्दिक पांड्या से गले मिले। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। थोड़े दिन पहले ही हार्दिक और कृणाल ने अपने पिता को खोया था इस साल के शुरू में, और आज मुझे लगता है कि वो पिता जहां भी होंगे। डेब्यू मैच में वेल प्लेड कृणाल पांड्या। मैं आपको बता दूं कि कृणाल ने जो 50 रन बनाए वो डेब्यू करने हुए पूरी दुनिया में किसी प्लेयर की सबसे तेज हाफ सेंचुरी है। मात्र 26 गेंद राहुल 62। कृणाल ने केएल राहुल के साथ 57 गेंदों में 112 रन की साझेदारी की विराट कोहली और उसके बाद और आउट नहीं हुए। जैसे इनिंग खत्म हुई तो डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन पर पूरी टीम ने कृणाल को शाबाशी दी, लेकिन हार्दिक पांड्या जब अपने भाई के पास आए तो गले लगकर इमोशनल हो गए। सारे प्लेयर्स खामोश थे। दोनों भाइयों के पास शब्द नहीं थे, दोनों की आंखों में आंसू थे, और यह लम्हा इतना इमोशनल था कि कमेंटेटर्स के पास भी अल्फाज नहीं थे। खेल के मैदान से अब चलते हैं सियासत के मैदान में। यह वो मैदान है जहां पर आजकल इमोशन की कोई जगह नहीं होती, और आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा किया। देवेंद्र फडणवीस ने यह बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से कारोबार होता है ट्रांसफर पोस्टिंग का, और उन्होंने इस रैकेट के सबूत सामने रख दिए। देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासे किए, जो दावे आज किए, सबूत के तौर पर जो दस्तावेज सामने रखे, वो चौंकाने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, एक इंडस्ट्री है। होटल्स में बैठकर डील्स होती हैं। आईपीएस अफसरों को मनचाही पोस्टिंग दिलाने का ठेका लिया जाता है। कुर्सी का रेट फिक्स है। थानेदार से लेकर डीआईजी तक हर लेवल पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल चलता है। मनचाही रकम दो और मनचाही पोस्टिंग लो। अब तक ये सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इनके सबूत दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस धंधे की रिपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की हेड रश्मि शुक्ला ने सबूतों के साथ 6 महीने पहले दे दी थी। सारे नाम थे, सारे एड्रेस थे, सारे पते थे, सारी डील्स थी, सबकी डिटेल थी, और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के पास ये पूरी रिपोर्ट है। पर उन्होंने दलाली पर एक्शन लेने के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट का पर्दाफाश करने वाली अफसर को ही सजा दे दी, उनका प्रमोशन रोक दिया, उन्हें साइडलाइन कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई, और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया। लेकिन जब यह ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया है।
उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट के अस्तित्व में नहीं, और 10x10 का केबिन उनको दिया गया। मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने जो बातें कही वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में जिन पुलिस अफसरों के नाम थे, उन सभी को उसी जगह पोस्टिंग मिली जहां वो चाहते थे। फडणवीस ने कहा, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, आईपीएस अफसरों से जुड़ा है, इसलिए पूरे केस की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, और इसलिए ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। देवेंद्र फडणवीस सारे सबूत लेकर आज दिल्ली पहुंचे और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मिले। क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह कैंपेन में है, पश्चिम बंगाल में है, तो फडणवीस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी के लिए फोन पर हुई बातचीत के सारे रिकॉर्ड, उनके ट्रांसक्रिप्ट और तमाम सबूत होम सेक्रेटरी को सौंप दिए और इसकी पूरी जांच कराने की मांग की। फडणवीस ने पूछा, महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी जांच क्यों नहीं करवाई, वो किसको बचाना चाहती थी? इतने गंभीर उसमें कन्वर्सेशंस थे, तो ऐसे कन्वर्सेशन करने वालों पर, उनसे कांटेक्ट करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे महत्व की बात, तत्कालीन डीजीपी इन्होंने स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन दिया था कि सीआईडी से इसकी जांच की जानी चाहिए। वो सीआईडी से जांच भी क्यों रोकी गई, ये सवाल इसमें उठता है। किसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं। और इसलिए ये सारी चीजें मैंने दी है। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, मंत्रालय बटे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास है, अनिल देशमुख होम मिनिस्टर हैं, वो वैसे ही सवालों के घेरे में हैं। तो आज एनसीपी के नेता इस मामले में अनिल देशमुख को बचाने के लिए एक बार फिर सामने आए। देवेंद्र फडणवीस के खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री सामने आए। दोनों ने आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बता दिया। जो ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में चल रही दलाली के बारे में कुछ नहीं बताया। उल्टे ये आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला ने गैर कानूनी तरीके से फोन टैप किए, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्हें साइडलाइन किया गया। नवाब मलिक ने कहा, एक्शन तो रश्मि शुक्ला पर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार को बदनाम करना, डीस्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बीजेपी के सामने आ गई। सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। गैर कानूनी टेप
अगर उनके पास है 6 घंटे की, 6,000 घंटे की, वो हमको दें। वे गैर कानूनी तरीके से कोई भी टैप फोन होता है वो गुनाह है, इसीलिए साइड पोस्टिंग दी गई। और जब साइड पोस्टिंग दी गई तो दिल्ली बुलाया गया। रश्मि शुक्ला हैबिचुअल नेताओं के भी फोन टैप करती थी, ये सच्चाई है। डीजी क्या बोल रहे हैं, कोई भी टेलीफोन टैप करने का परमिशन रश्मि शुक्ला ने नहीं लिया था। जो उन्हें साइड में इसलिए भेजा गया था कि वे इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त थी। अब सवाल है कि अगर रश्मि शुक्ला ने, एक पुलिस अफसर ने गैर कानूनी तरीके से बिना परमिशन के फोनों की टैपिंग की थी और महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को उसकी जानकारी थी, तो उन्होंने उस वक्त रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्हें सिर्फ साइडलाइन क्यों किया? महाराष्ट्र एनसीपी के चीफ और कैबिनेट मिनिस्टर जयंत पाटिल ने तो और भी हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिन पुलिस अफसरों के नाम रश्मि शुक्ला के लेटर में सामने आए हैं, उनमें से किसी का भी उन जगहों पर ट्रांसफर नहीं हुआ जिसके बारे में जिक्र किया गया था। इसमें जो लोगों का उल्लेख किया गया है उनकी वैसी बदली ही नहीं हुई। 4-5 उदाहरण है। संदीप बिश्नोई जी नवी मुंबई में उनका ट्रांसफ़र होगा ऐसा उसमें कहा गया है, लेकिन उनकी बदली रेलवे में हुई। संजय कुमार वर्मा उनकी बदली ठाणे पुलिस आयुक्त होने वाली थी ऐसा उसमें कहा गया, उनकी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। विनय कुमार चौबे की भी बदली पूना में होने वाली थी, वो लाचलुच पर प्रतिबंधक एसीबी में उधर हो गई। यानी उन्होंने जो कहा वो कुछ सच नहीं है। उन्होंने जो अहवाल में कहा है, रिपोर्टिंग किया है, वो कुछ एक भी चीज़ बराबर वैसी हुई नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये गलत आरोप हो रहा है। और बात तो ऐसी है कि फ़ोन टैपिंग की है, दिस इज मोस्ट सीरियस। फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार किसने दिया, किसने उसको मान्यता दी थी? क्या उस फ़ोन टैपिंग के ज़रिए जिन लोगों का फ़ोन टैपिंग किया उसके बारे में परमिशन ली थी? क्या फ़ोन टैपिंग कब करते सबको मालूम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे गुन्हे अगर जिन्होंने कमिट किए हैं तो उनके ऊपर जांच लगनी चाहिए। किस लिए, कैसे प्राइवेट लोगों के फ़ोन टैप आप कर रहे थे और कैसे आप टैपिंग कर रहे थे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा आगे। सबसे बड़ी बात है कि जयंत पाटिल और एनसीपी के बाकी नेता ट्रांसफर और पोस्टिंग को मुद्दा मानने को ही तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि असली मुद्दा तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद रखने का केस और मनसुख हिरेन की हत्या का है और इन मुद्दों से ध्यान हटाने की बार बार कोशिश हो रही है। वो दोनों चीज़ें होने, उसके ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब हमने किसी का तबादला किया और उसने कुछ आरोप किया, या कल जाके और डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसी आरोप कर सकता है, तो उसको मैं कम नहीं समझता हूँ। उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। वो बात चल रही है, काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए बार बार अभी आज कोई नया मुद्दा ये 6.3 GB का उन्होंने निकाला। उसमें जो रिकॉर्डिंग की है वो टैपिंग का मामला, ये नया टैपिंग का मामला सामने आ गया। तो ये सारे गंभीर घटना है, लेकिन हमारे विपक्ष नेता बार बार रोज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो मेन इशू है उसके ऊपर से लोगों का ध्यान विचलित करने का ये प्रयास है, ऐसे हमें लगता है। जिन रश्मि शुक्ला की बात शिवसेना के नेता कर रहे हैं, जिन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अफसर हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार के वक्त रश्मि शुक्ला कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस की पोस्ट पर थी। इसके बाद बीजेपी की सरकार में उसी पद पर रही और फिर उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त भी वो सीओआई ही रही, इसी पोस्ट पर। उनको 3 सरकारों के साथ काम करने का अनुभव है और कभी उंगली नहीं उठी। तो यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि रश्मि शुक्ला को बीजेपी ने इंटेलिजेंस का हेड बनाया था, वो बीजेपी की एजेंट थी। इस तरह की बातों से शंका और बढ़ती है। आखिर क्या बात है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? एक और बात नोट करने वाली है, जब से शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया है, उसके लिए वो सामने आए हैं, उसके बाद से शिवसेना के नेता भी खुलकर
एनसीपी के नेताओं का बचाव कर रहे हैं। आज संजय राउत ने कहा, बीजेपी के कुछ अफसर महाराष्ट्र सरकार में मौजूद हैं, यही लोग कागज देते रहते हैं, लेकिन ऐसे कागजों से कुछ होगा नहीं, कोई भी जांच करवा लीजिए, सरकार चलती रहेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जहाँ जाना है वहाँ जाइए कागज लेकर, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही कागज दिखाते हैं, फटफड़ाते हैं बस। ये 2-4 हमारे सरकार में 2-4 अफसर है जो बीजेपी के पेरोल पे है, वो लोग ये सब ऐसे कागज देते हैं, उनको लगाने तो कागज में क्या होता है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। करने तो ना, सीबीआई तो उनके घर का खिलौना है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स खेलते रहते, खेलने दो, उनके साथ खिलौना है वो। हम क्यों करें जांच? अगर उनको करना है तो दिल्ली में बैठकर करिए। देखो ये सब लोग जो है उनके दिमाग में कचरा भरा है, वो अभी तक उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार उनके हाथ से चली गई है। वो सदमे में है, और लोग जब सदमे में होते हैं तो इस प्रकार से बातें करते हैं। संजय राउत का अपना अलग अंदाज है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट के सबूत किसने दिए, सबूत कैसे मिले, कहां से मिले, कौन अफसर इसके पीछे था। सवाल यह है, सबूत सही है या नहीं, अपराध हुआ या नहीं, क्राइम हुआ या नहीं। सवाल यह है, क्या वाकई में महाराष्ट्र में पैसे देकर मनचाही पोस्टिंग ली जा रही है या नहीं। सवाल यह है, क्या वाकई में बड़े पुलिस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला दलालों ने करवाया या नहीं। क्या वाकई में मुंबई के होटल्स में बैठकर डीलिंग हो रही थी। जो सबूत सामने है उन्हें देखकर लगता है ये सब हुआ तो था। और शक इसलिए गहरा जाता है क्योंकि सवालों के जवाब देने के बजाय एनसीपी और शिवसेना के नेता मामले में सियासी बयान देकर बीजेपी पर इल्जाम लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र में वसूली की सरकार चल रही है। रविशंकर ने जो कहा और जिस अंदाज में कहा वो सुनने लायक है। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद यह समझना मुश्किल है किसकी सरकार है, कौन सरकार चला रहा है। महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? हु इज रनिंग द शो ऑफ महाराष्ट्र? क्या इज इट द मोस्ट कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो एनसीपी से, उनके आदमी, उनके नेता है। एनसीपी से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है। और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें। तो ये कौन सी अगाड़ी है? ये जो अगाड़ी तिगाड़ी पर खड़ी है, इसका डायरेक्शन क्या है? ये कौन सा नाटक हो रहा है? महाराष्ट्र ऐसे प्रगतिशील बड़े प्रदेश को ये कौन सी पीड़ा में धकेल दिया गया? रविशंकर प्रसाद ने सवाल तो शरद पवार से भी पूछे। उन्होंने कहा कि शरद पवार को यह बताना चाहिए कि आखिर गलत फैक्ट्स के आधार पर वो लगातार अनिल देशमुख को डिफेंड क्यों करते रहे, ऐसी क्या मजबूरी है। और चूंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सवाल बने हुए हैं, इसलिए उन्हें अब अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लेना चाहिए।
तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वारंटाइन एक बहाना है, लेकिन ये सारी चीजें बड़े सवाल खड़े करती हैं। तो शरद पवार जी, आप ये सब क्यों बोल गए भाई? आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आप बड़े नेता हैं, हम लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। तो फिर कहूंगा, शरद पवार जी कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दें कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। अब शरद पवार जी की प्रतिष्ठा को कैसे रेस्टोर किया जाए, ये हमको भी चिंता है, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं वो। तो ऐसा हमें लगता है कि शरद पवार जी की जो 2 दिनों में राजनीतिक साख पर जो बहुत बड़ा धब्बा लगा है, उसका एकमात्र रास्ता है, शरद पवार जी आप कृपया करके अनिल देशमुख जी का इस्तीफा कराएं। अब रविशंकर प्रसाद तो बीजेपी के नेता हैं, उसी अंदाज में उन्होंने बयानबाजी की। लेकिन एक बात सही है, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसके बाद शरद पवार को जिस तरह अपनी पार्टी के नेताओं के बचाव में आना पड़ा, उससे शरद पवार की छवि को धक्का तो लगा है। शरद पवार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, सरकारें चलाने में उनका अनुभव बहुत है, इसलिए उनसे ऐसी गलती हो जाए, यह देखकर आश्चर्य हुआ। कल जिस तरह से शरद पवार को गलत इंफॉर्मेशन दी गई, उनसे गलत बयानी करवाई गई, उसके बाद वो खामोश हैं, आज कुछ नहीं बोले। आज एनसीपी के कई नेता अनिल देशमुख का बचाव करते रहे, लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि अब अनिल देशमुख खुद अपने बचाव में मैदान में उतरे हैं। आज अनिल देशमुख ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सरकारी घर पर उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली, और मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इस मीटिंग में क्या बात हुई, किस बात पर चर्चा हुई, बिहार विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाएं, पुलिस एक्शन मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले एक काम की बात आपको बता देता हूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका बहुत आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड कर लें। अब आप बड़े आराम से, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिल्कुल साफ साफ आज की बात देख सकते हैं। इंडिया टीवी पर सारी खबरें देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी, कभी भी। पटना में आज सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हुआ। सड़क पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, और विधानसभा में आरजेडी के एमएलए पुलिस की सख्ती का शिकार हुए। सड़क पर पुलिस अक्सर लाठीचार्ज करती रहती है, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ जब असेंबली में पुलिस को बुलाना पड़ा। पहली बार पुलिस असेंबली के भीतर घुसी और इसके बाद विधायकों को घसीट कर असेंबली से बाहर निकाला गया। इस सारे हंगामे की वजह बना बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल। सरकार ने आज ये बिल असेंबली में पेश किया और आज ही पास भी करवा लिया, जबकि आरजेडी इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रही है। असल में बिहार सरकार ने जो बिल पेश किया है, उसमें एक प्रोविजन है कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की तैनाती औद्योगिक इकाइयों में होगी और इस फोर्स को शक के आधार पर बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरजेडी के नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इसीलिए आज जैसे ही असेंबली में बिल पेश हुआ, स्पीकर ने जैसे ही बिल पर डिस्कशन की मंजूरी दी, चर्चा के लिए कहा, सदन में हंगामा मच गया। विरोधी दलों के विधायक वेल में आ गए। स्पीकर ने मार्शल से विधायकों को बाहर करने को कहा और सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए एडजर्न कर दी। सदन स्थगित होते ही
वेल में नारेबाजी कर रहे एमएलए स्पीकर के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए और उन्हें कमरे से बाहर निकलने से रोक दिया। जब काफी देर तक उन्हें कमरे से नहीं निकलने दिया गया और एक तरह से स्पीकर को बंधक बना दिया तो हालात बिगड़े। हालात बिगड़े तो असेंबली में पुलिस को बुलाना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को तैनात करना पड़ा। पटना के डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। स्पीकर के चेंबर के बाहर धरने पर बैठे विधायकों से उठने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हालात उस वक्त काफी बिगड़ चुके थे और जब कुछ विधायकों ने अफसरों के साथ धक्का मुक्की की तब तो मामला काबू से बाहर हो गया। डीएम और एसपी के साथ भी धक्का मुक्की हुई तो पुलिस वालों ने सख्ती की, विधायकों को खींच कर बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी बैठते वहीं खड़े थे, एक महिला जो ले गए तो हम लोग भी सोचे कि उनको छोड़ाए, वहीं पर ये लोग खींच के लेके आ रही है। आपके साथ मारपीट भी हुई है? सब घींच घाच के एकदम, कोई चीज का थी नहीं है। मारा है, सब महिला मारा है, जेंट्स मारा है, जेंट्स प्रशासन सब लोग महिला का मारे हैं लोग। पुलिस प्रशासन ने आपको मारा? हाँ। अंदर में मारपीट हो रही है? मारपीट हो रही, महिला जो मारपीट हो रहा है, महिला का मारा है। किसी महिला विधायक को वहाँ बैठी हुई है। ये सरकार महिला समर्थक थोड़े, महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। आपको तो ढकेल के बाहर कर... हाँ देखा आपने देखा ही है मैं कैसे आई हूँ। और इस तरह से ये बिहार के लिए, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है तो सजग हो जाए। लेडी एमएलएस को तो फिर भी हाथ पकड़कर या फिर खींचकर बाहर किया गया, लेकिन जो पुरुष विधायक थे उनका क्या हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस के सिपाही हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, सभी ने इन विधायकों पर ताकत का इस्तेमाल किया। धक्का देकर, घसीटकर, पीटकर उन्हें स्पीकर के चैम्बर से बाहर किया। हालत ये हो गई कि कुछ विधायकों को तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। नाराज विधायक अब आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर डीएम और एसएसपी ने गुंडागर्दी की। यार जान बचा लो पप्पा। क्या हुआ, कैसे हो गया? नीतीश कुमार जान मरवा देगा पप्पा। हम लोग बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ खड़ा है भैया। आज बेरोजगारी के सवाल पर सड़क पर मारा और सदन में काला कानून पुलिस अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक निर्वाचित विधायक के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया है और पुलिस और लोकल गुंडे घुसाए गए हैं। आज अरे भैया जान बचा दो पप्पा। एसपी ने, डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी बार छाती पर बूट रख के मारा। एसपी माइक खोल लीजिए साहब। अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसे? छाती पर चोट। काफी देर तक बाहर पड़े हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं आया, ना डॉक्टरों की टीम ना पुलिस की दूसरी टीम। ये जाती नहीं है लोग। जाहिर विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ इस तरह की मारपीट से तेजस्वी यादव बहुत नाराज हुए। तेजस्वी ने कहा, जब कानून पास होने से पहले ही पुलिस असेंबली में घुसकर विधायकों को पीट रही है तो सोचिए कानून पास होने के बाद क्या हाल होगा। तेजस्वी ने कहा, यह कानून पुलिस को वसूली का लाइसेंस देने जैसा है। बिना वारंट के तलाशी की जा सकती, यानी कोई समय सीमा कुछ नहीं है। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुस करके पीटेंगे लोगों को। कोई वारंट, कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा अजीब लिखा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया, मतलब विश्वास पे। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा तलाशी लेगा, कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये क्या कानून है? यानी पुलिस जब चाहे, और इसमें क्या होगा
आम नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जेल। ये कानून है। असल में आज सुबह तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों अपनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव करने निकले थे। क्योंकि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट मार्च की मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए पुलिस ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे के पास रोका, तो प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने जो एक्शन किया उसे आरजेडी के कार्यकर्ता लंबे वक्त याद रखेंगे। डाक बंगला चौराहे से आगे कार्यकर्ता जाना चाह रहे थे और अब देखिए ये बैरिकेडिंग तोड़कर अब कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। डाक बंगला चौराहे की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है राजद के कार्यकर्ताओं ने और उसके बाद अब लाठी चार्ज की शुरुआत हो गई है। अब देखिए किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं और कार्यकर्ता किस तरह से गिर रहे हैं। यहाँ देखिए ये इस गाड़ी पर यहाँ लाठियां बरसाई जा रही हैं। जो कार्यकर्ता आगे जाना चाह रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाना चाह रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पीटा जा रहा है। गांधी मैदान से ये मार्च शुरू हुआ था, लेकिन ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाना चाहते थे। प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ से आगे जाने की जब लगातार कोशिश हो रही थी, तेजस्वी और तेज प्रताप जिस गाड़ी में सवार थे उसी गाड़ी के आगे बढ़ने पर कार्यकर्ता भी आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। आप देखिए जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं उनकी जबरदस्त यहाँ पिटाई हो रही है। इसी गाड़ी में यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता यहाँ पर गिरे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग जिलों से ये कार्यकर्ता आए थे। एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना थी, हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। जिला प्रशासन ने ये कहा था कि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती, विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में इस सत्र के चलने के दौरान धारा 144 लगी होती है और इन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी आरजेडी ने कह दिया था कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। आप देखिए हेलमेट लगा रखा है उन्होंने और यहाँ पर देखिए किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। आसपास की दुकानों में जो कार्यकर्ता छिप गए थे उनकी पिटाई की जा रही है। यहाँ देखिए ये जितने भी लोग छिपे हुए थे, ये आसपास की दुकान में जितने भी लोग छिपे हुए थे उन सबों को अब यहाँ देखिए खींच खींच के मारा जा रहा है। ये देखिए सब आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए गिरते पड़ते आ रहे हैं, एक दूसरे पर गिर जा रहे हैं। तेजस्वी तेज प्रताप दोनों हेलमेट पहनकर यहाँ मौजूद और इस बीच उनके कार्यकर्ता जो पुलिस की पिटाई से बचने के लिए छिपे हुए थे उनको किस तरह से उनकी अब पिटाई की जा रही है। आसपास के जो दुकानें हैं, कमर्शियल इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है डाक बंगला चौराहा, काफी संख्या में लोग छिप गए थे। चौराहे पर पुलिस ने किस तरह लाठियां चलाई और असेंबली के भीतर पुलिस ने किस तरह से विधायकों की पिटाई की, इस पर नीतीश कुमार ने क्या कहा ये मैं आपको सुनवाता हूं। उन्होंने विपक्ष को ही दोषी ठहरा दिया और कहा कि बिल पेश करने के दौरान विपक्ष ने जिस तरह का हंगामा किया वो ठीक नहीं था। तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे ये किस तरह की बात हो रही है। और वैसे एक बात का और चीज है, मैं समझता हूं, मैं आपको स्वीकार करता हूं आपके सामने कि ये काम चाहिए था अधिकारियों को। कानून जब इसका रूप हो रहा था तो इसके बारे में डिटेल प्रेस के सामने पूरी चर्चा कर देनी चाहिए थी कि आखिर क्या काम किया जा रहा है। अगर ये चर्चा कर दी जाती तब कोई इसको लेकर के गुमराह नहीं किया जाता। तो जब ये पेश हो गया था तब हमने पूरी बात को देखा, तो हमने उस दिन भी कहा था कि भाई इन सब चीजों को तो पूरे डिटेल में बता देना चाहिए बात। तो ये सब काम तो करते रहते, लेकिन अब दायित्व तो है, बन गया, कैबिनेट ने पास किया और कैबिनेट में जब गया तो कैबिनेट में पूरे डिटेल में होम सेक्रेटरी ने पूरी बात को, जो अपर मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें पूरी बात बताया था। और हमने कहा था कि एक एक बात सब लोगों को बताइए, तो एक एक चीज को बताया गया, आ गया कानून आकर के यहां पर हुआ। और जैसे ही पेश हुआ उस दिन से क्या हो रहा है,
अरे सामान्यतः चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने भी पुलिस की बहुत लाठियां खाई हैं। उनके मुंह से ऐसी घटना का जस्टिफिकेशन सुनकर दुख हुआ। विधानसभा में पुलिस घुसे, विधायकों को पीट पीट कर घसीट घसीट कर बाहर निकाले। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये जनतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। इसकी निंदा होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, विरोध करने वाले विधायक किसी भी पार्टी के हों, लेकिन असेंबली में पुलिस को मिलाकर विधायकों के साथ मारपीट करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का हक सबको है। विधानसभा चर्चा के लिए है। आज बिहार की विधानसभा में जो हुआ वो बहुत गलत है। बिहार सरकार ने क्या कानून बनाया, उस कानून की हकीकत क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। जो कानून आज असेंबली में पास किया गया है वो एक नए पुलिस फोर्स के गठन से संबंधित है। सीआईएसएफ की तरह बिहार में बिहार स्पेशल आर्म पुलिस गठित होगी। यह पुलिस फोर्स मेट्रो, एयरपोर्ट के अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों में तैनात होगी। जहां इस फोर्स की तैनाती होगी, सिर्फ उन्हीं जगहों पर बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के जवानों को शक के आधार पर गिरफ्तारी का हक होगा। यह कानून बिहार पुलिस के लिए है ही नहीं, इसलिए कहना गलत है कि बिहार में नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को अत्याचार की खुली छूट दे दी है। लेकिन अगर इस विधेयक का विरोध करना भी गलत है, तो उससे ज्यादा गलत विधायकों पर लाठी चलवाना है। इसलिए नीतीश कुमार को इस पूरी घटना की निंदा करनी चाहिए। बिहार विधानसभा में जो जंग हुई उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा बंगाल। आज अमित शाह ने जबरदस्त रोड शो किया और भीड़ देखकर जोश में आए अमित शाह ने क्या कहा, ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूं पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग का नजारा। आज बंगाल में ममता बनर्जी की टक्कर अमित शाह से दिखाई थी। अमित शाह ने मिदनापुर में रोड शो किया। रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। 27 मार्च को पहले फेज में यहां वोट डाले जाएंगे। चूंकि ममता बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी को मुद्दा बना रही हैं, इसलिए अमित शाह ने आज साफ साफ कहा, बार बार कहा, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर बंगाल का धरती पुत्र ही बनेगा। बीजेपी बंगाल की कमान किसी बंगाली को ही सौंपेगी। बदलाव का संकेत है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दीदी बार बार बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं। देखिए, उनको मालूम नहीं है मेरी पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, अखिल भारतीय पार्टी है। मैं मेरी पार्टी का प्रचार करना चाहता हूँ। बाहरी के मुद्दे के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र बनेगा। आपकी बार 200 पार है सर? पक्का 200 पार। आज ममता बनर्जी पुरुलिया में थी। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। ममता ने बीजेपी को दंगा करने वाली पार्टी बताया और कहा बीजेपी दंगों की पूजा करती है और बंगाल के लोग दंगा करने वालों की पूजा नहीं करते। दुर्गा पूजा करुक, काली पूजा करुक, जम्बुबन पूजा करुक, আমার কোনো বাধা নেই। বিজেপি পুজো হবে না, তার কারণ ওরা দাঙ্গার পুজো করে। দাঙ্গা পুজো হবে না। আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই, আদিবাসী, ওবিসি থেকে শুরু করে সবাই এক। बंगाल में टक्कर बराबर की है। अगर हवा देखें तो बीजेपी के पक्ष में दिखती है, माहौल और भीड़ देखें तो लगता है कि बीजेपी आगे है। पर जब संगठन की बात आती है तो तृणमूल कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई देती है। बीजेपी के पास आज भी कार्यकर्ताओं का वैसा नेटवर्क नहीं है जैसा तृणमूल कांग्रेस के पास है। लेकिन यह भी सही है कि बंगाल में आम जनता तृणमूल के लोकल नेताओं से नाराज है। अगर ये नाराजगी इतनी ज्यादा निकली कि कोई उम्मीदवार कोई भी हो, बूथ पर बीजेपी का वर्कर हो या ना हो, लोग तृणमूल को हराने के लिए वोट देंगे, तभी बीजेपी सरकार बनाने लायक सीटें जीत पाएगी। लेकिन इतना जरूर है,
पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें पाने वाली बीजेपी आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरी है। ममता से पहले राज करने वाली सीपीएम और कांग्रेस इस रेस में काफी पीछे हैं। आज कोरोना को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे देश में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब वैक्सीनेशन भी वॉर फुटिंग पर होगा। 1 अप्रैल से देश भर में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। अभी तक नियम यह है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लगता है, जबकि 45 साल से उम्र के ऐसे लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। लेकिन 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन की डोज ले सकेंगे। सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने आज बताया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अभी तक पूरे देश में 4,85,00,000 लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं। इनमें से 80 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग चुका है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 32,54,000 वैक्सीन लगाए गए। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा। ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ ही है। मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है और जैसे ही संभव हो कोशिश करनी चाहिए कि 18 साल से ऊपर उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की परमिशन दी जाए, क्योंकि कोरोना के केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे चिंता होती है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 40,715 नए मामले सामने आए और आप हैरान होंगे, इनमें से 28,700 केसेस अकेले महाराष्ट्र से हैं। यानी आज जो नए केस देश भर से मिले उनमें से 70% अकेले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की इस रफ्तार की वजह से कई शहरों में लॉकडाउन है। आज महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुंबई और राज्य के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो अगले 2-3 दिन में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। चिंता की बात यह भी है कि आज दिल्ली में भी अचानक कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1100 केसेस सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई। इसे देखते हुए अब यह फैसला किया गया कि जो लोग बाहर से दिल्ली आएंगे उनका रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। पंजाब भी उन 6 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना की रफ्तार चिंता करने वाली है। पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,274 नए केसेस सामने आए। पंजाब को लेकर सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि पंजाब में कोरोना के जो केस मिल रहे हैं उनमें से 81% केसेस में यूके का स्ट्रेन मिला है। पंजाब में भेजे गए 401 सैंपल में से 325 सैंपल में यूके का नया स्ट्रेन मिला है और ये स्ट्रेन वो है जहां कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। मुश्किल यह है कि इस वक्त जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इस वक्त लॉकडाउन की अफवाह जगह जगह फैल रही है। सरकार बार बार कह रही है कि लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, कोई इरादा नहीं है, बस लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करें तो किसी तरह की सख्ती की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन उल्टा हो रहा है। लोगों को कोरोना से डरना चाहिए, लोग डर नहीं रहे, भीड़ लगा रहे हैं। लॉकडाउन की संभावना नहीं है लेकिन लोग लॉकडाउन से डर कर बैठे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।